हेलो एवरीवन। हाल ही में एक मामला चर्चा का विषय बना जब एक हिंदू महिला के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी एक मुस्लिम व्यक्ति को बेचने का प्रयास किया गया, लेकिन उस प्रॉपर्टी को बेचने नहीं दिया गया। उल्टा प्रशासन से शिकायत की गई और प्रशासन के द्वारा उस प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों किया गया? देखा जाए तो इसको लेकर के एक कानून बनाया गया है और इस कानून के तहत आप ऐसा नहीं कर सकते, यानी कि एक हिंदू व्यक्ति के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी किसी मुस्लिम व्यक्ति को नहीं दी जा सकती है। ठीक वैसा ही एक मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी किसी हिंदू को नहीं दी जा सकती। आखिर ये पूरा मामला कहां का है, ये क्या कानून है, इसके तहत ऐसा स्थिति क्यों बनाई गई है और इसके पीछे के कारण क्या है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्टर्ब एरिया एक्ट और उससे जुड़े हुए ऐसे ही कुछ प्रावधानों के बारे में, जिसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि हिंदू जमीन जायदाद मुस्लिम को क्यों नहीं बेच सकते हैं। और गुजरात का है ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट। क्यों प्रशासन ने यहां पे इस प्रॉपर्टी को सील किया है, उसके पीछे का रीजन क्या है, साथ ही डिस्टर्ब एरिया एक्ट के कारण जो गुजरात में हिंदू मुस्लिम प्रॉपर्टी है वो एक दूसरे से सौदा क्यों नहीं करते हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखिए, जो मुद्दा है, जो चर्चा का विषय बना है, उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो मामला है एक सवाल जवाब के माध्यम से समझने का एक प्रयास करेंगे कि जिस हिंदू महिला को अपनी प्रॉपर्टी बेचने से रोका गया वो मामला आखिर क्या है। तो मामला जो है ये जनवरी 2025 का है। सूरत में सलाबतपुरा की एक रिहायशी सोसाइटी में रहने वाली हिंदू महिला अपनी प्रॉपर्टी को लेकर एक मुस्लिम महिला से उसने सौदा किया। खरीदार महिला ने टोकन अमाउंट भी दे दिया, लेकिन जब सोसाइटी के रहवासियों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने खरीदार के धर्म पर आपत्ति जताई, यानी कि एक हिंदू के द्वारा प्रॉपर्टी को मुस्लिम को नहीं बेचा जाएगा, इसको लेकर के आपत्ति जताई गई। लेकिन प्रॉपर्टी की जो मालिक थी वो यहां पर अपने फैसले पर अड़ी रही। उसके बाद उन्होंने सौदे को पूरा पैसा भी ले लिया और उसके बाद उसने प्रॉपर्टी बनाने के डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कराए। लेकिन इसके बाद मामला जो है प्रशासन के पास पहुंच जाता है, क्योंकि सोसाइटी ने सूरत के कलेक्टर ऑफिस में शिकायत दर्ज कर दी। अब जब सूरत के कलेक्टर जो हैं नेहा सवानी ने डिस्टर्ब एरिया एक्ट के तहत इस आसान क्षेत्र अधिनियम के माध्यम से प्रावधानों का उल्लंघन करने के आरोप लगा करके प्रॉपर्टी को ही सील कर दिया और इस पूरे सौदे को रद्द कर दिया। अब आइए यहां पे समझते हैं आखिर ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट जो है वो गुजरात में क्यों लागू है और इसके तहत प्रावधान क्या क्या है। सबसे पहले देखिए, गुजरात में जो कानून है ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट 1991 में लागू किया गया। 1986 में हम देखते हैं कि गुजरात विधानसभा में इसका विधेयक पेश किया गया था। 1991 में यह कानून बना। सरकारी अगर हम दस्तावेजों में देखें तो इस एक्ट का पूरा जो नाम आता है वो है द गुजरात प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम इविक्शन फ्रॉम प्रीमिसाइजेस इन डिस्टर्ब एरिया एक्ट। ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, जिसे हम डिस्टर्ब एरिया एक्ट के नाम से जानते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो इस कानून के तहत कहा गया है कि डिस्टर्ब एरिया में कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ प्रॉपर्टी का सौदा नहीं कर सकता, यानी हिंदू मुस्लिम को, मुस्लिम हिंदू को, इस तरह के प्रॉपर्टी आप सौदा नहीं कर सकते हैं। अब इसके तहत अगर हम देखें तो कुछ प्रावधान भी लागू किए गए हैं। पहला जो प्रावधान कहता है कि जिला कलेक्टर किसी शहर या कस्बे के किसी खास इलाके को डिस्टर्ब एरिया एक्ट यानी कि अशांत क्षेत्र घोषित कर सकता है, यानी ये अधिकार किसके पास है? जिला कलेक्टर के पास है। दूसरा अगर हम देखें, डिस्टर्ब एरिया तय करने के लिए अमूमन उस इलाके में सांप्रदायिक दंगों का इतिहास देखा जाता है। क्या हिंदू मुस्लिम या किसी भी दो धर्मों के बीच किसी तरीके के सांप्रदायिक दंगे तो नहीं हुए उस क्षेत्र में? अगर है तो उस आधार पे भी ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट माना जाएगा। कलेक्टर की इजाजत के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी दूसरे धर्म के व्यक्ति को बेच नहीं सकता है। इन इलाकों में जो भी डिस्टर्ब एरिया एक्ट के अंतर्गत आ रहे हैं, वहां जहां सांप्रदायिक दंगों की स्थिति रही है, जिसका इतिहास रहा है, वहां पर यह कानून लागू होता है और वहां पर आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ दो चीजें और हैं। इसके लिए प्रॉपर्टी मालिक कलेक्टर को हलफनामा देता है, जिसमें मालिक बताता है कि वो अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी बेच रहा है, उसे सही कीमत यहां पर मिल रही है। और हर 5 साल में एक बार डिस्टर्ब एरिया एक्ट में संशोधन भी किया जाता है। तो यह प्रावधान है जो इसके तहत यहां पर यह पूरा मामला चर्चा का विषय बना है, डिस्टर्ब एरिया एक्ट। अब चलिए बात करते हैं कि नहीं बेच सकते क्यों। यहां पे जो प्रॉपर्टी है कि क्या केवल हिंदुओं पर यह लागू होता है या मुस्लिमों पर भी लागू है? तो क्या केवल हिंदू जमीन जायदाद मुस्लिमों को नहीं बेच सकते? ऐसा नहीं है। देखिए, अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्टर्ब एरिया एक्ट के अंतर्गत आती है, यानी कि दंगा प्रभावित इलाके में आती है, तो इस क्षेत्र में रहने वाले बेचने के लिए जो भी अपनी प्रॉपर्टी है अगर उनको बेचना है तो सबसे पहले आपको कलेक्टर की यहां पे इजाजत लेनी होगी।
भले उस प्रॉपर्टी का मालिक यहाँ पे हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों को यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी बेचने से पहले क्या है, कलेक्टर की इजाजत लेनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर एडवोकेट है उनका कहना है कि देखिए कानून में कहीं भी हिंदू या मुस्लिम का इस कानून में जिक्र नहीं है, लेकिन किसी भी इलाके में अगर हिंदू मेजॉरिटी है या वहां मुस्लिमों को आप घर बेचने से पहले क्या करेंगे, कलेक्टर से परमिशन लेनी होगी। वहीं किसी इलाके में अगर मुस्लिम मेजॉरिटी है और यही प्रोसेस आपको वहां भी फॉलो करना होगा, यानी कि अगर मुस्लिम मेजॉरिटी है तो वहां पर अगर आपको हिंदुओं को कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो सबसे पहले कलेक्टर की इजाजत लीजिए, ठीक वैसे ही जैसे हिंदुओं को भी इजाजत लेनी पड़ेगी, यानी कि दोनों पर ही लागू होता है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि आखिर क्यों डिस्टर्ब एरिया एक्ट की जरूरत पड़ी है। तो इसका जवाब यह है क्योंकि गुजरात का जो इतिहास रहा है वो सांप्रदायिक दंगों का रहा है। 1980 के दशक में हम देखें तो गुजरात के अलग अलग शहरों में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के। 1986 हम देखते हैं गुजरात में सबसे पहले यहां पे सबसे ज्यादा जो दंगे हुए हैं, कई जाने गए हजार लोग यहां पर बेघर हो गए। जिन इलाकों में हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी वहां पर उन्होंने मुस्लिमों को अपनी जमीनें बेचकर भागने लगे। वहीं इसका उल्टा हम देखें तो कई जगह जहां मुस्लिम ज्यादा थे वहां बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हुआ। तो इस कारण से भी यहां पर देखा जाए तो यह तय किया गया कि देखिए जहां पर अगर मुस्लिम है तो वहां पर हिंदुओं को प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी, जहां हिंदू है वहां मुस्लिमों को प्रॉपर्टी न दी जाए। अब आइए यहां पे समझते हैं ये कानून बना कैसे और कैसे कब कब यहां पे इसको लेकर के प्रयास किए गए, किस तरीके से ये कानून पूरे तरीके से सामने आता है। तो ये अभी का कानून नहीं, करीब 39 साल पहले इसको लेकर के काम शुरू हुआ। 1986 में गुजरात विधानसभा में तत्कालीन सीएम अमर सिंह चौधरी ने डिस्टर्ब एरिया बिल यहां पर पेश किया और 1991 में पूर्व सीएम चिमन भाई पटेल ने बिल के 1.5 साल के ट्रायल के बाद इसे कानून बना दिया। 2002 में गुजरात दंगों के दौरान इस कानून में संशोधन किए गए और इसके तहत अशांत इलाकों में मुस्लिम आबादी को बसने से ही रोका गया। 2019 में इस कानून में संशोधन कर कलेक्टर को सौदा मंजूर या रद्द करने का अधिकार दिया गया ताकि डिस्टर्ब एरिया में सांप्रदायिक दंगे ना हो। और 2023 में गुजरात सरकार ने इस कानून में संशोधन कर पुनर्विचार कर और नए संशोधन जोड़ने का भी यहाँ पर ऐलान किया है। तो समय समय पर जैसा कि हम देखते हैं इस कानून में यहाँ पे संशोधन भी होते रहे हैं। अब यहां पर मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, कानून के जो प्रावधान इसको फॉलो नहीं करता है, तो देखिए इसमें इसके तहत सजा भी दी जा सकती है। अगर हिंदू मुस्लिम के बीच प्रॉपर्टी का सौदा हुआ तो क्या होगा, तो कहा गया है कि देखिए गुजरात के अशांत इलाकों में कलेक्टर की इजाजत के बिना यदि हिंदू और मुस्लिम व्यक्ति के बीच सौदा होता है तो डिस्टर्ब एरिया एक्ट के तहत दोनों पर केस दर्ज होगा, जो खरीद रहा है और जो बेच रहा है। कानून का उल्लंघन करने पर 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है और 1 लाख रुपए तक के जुर्माना या प्रॉपर्टी की कुल कीमत का करीब 10% हिस्सा यहां पर देना पड़ेगा। साथ ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी यहां पर रद्द कर दी जाएगी। तो कड़ा कानून यहां पे बनाया गया है और इससे पहले 6 महीने की जेल, 10,000 रुपए का जुर्माना था। 2020 में कानून में संशोधन कर सजा को बढ़ाया गया। अशांत इलाके में 500 मीटर के अंदर की प्रॉपर्टी बेचने के लिए कलेक्टर को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो यहां पर कानून बड़ा कड़ा बनाया गया है। एक क्वेश्चन हो रहा था क्या गुजरात के अलावा अन्य एरिया में भी इस तरीके का कोई कानून है। तो अगर हम देखें तो भारत के गुजरात के अलावा अगर हम देखें तो ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट पूरे राज्य में कहीं भी लागू नहीं है। गुजरात के हम देखें तो अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, भरूच, गोधरा, आणंद जैसे शहर इस एक्ट के दायरे में हैं। हालांकि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यानी कि आफा के अंतर्गत डिस्टर्ब एरिया एक्ट से मिलता जुलता ही यहां पर ये कुछ रूल्स बनाया गया है कि किसी इलाके के डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जा सकता है और इसके तहत नागालैंड, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जा सकता है। और इसका कारण यह है क्योंकि इतिहास में अगर हम देखें तो असम में सामुदायिक दंगे की चुनौतियां यहां पे लगातार रही हैं। 1995 में हम देखें तो असम डिस्टर्ब एरिया एक्ट लागू किया गया था और 1980 के दशक में पंजाब और चंडीगढ़ में उग्रवादी संगठनों को शांत करने के लिए भी डिस्टर्ब एरिया एक्ट लागू किया गया था। अन्यथा अभी वर्तमान समय में हम देखें तो मूल रूप से जो डिस्टर्ब एरिया एक्ट है वो गुजरात में लागू है, अन्य किसी भी राज्य में नहीं है। अन्य किसी राज्य में हम देखें तो अफस्पा लागू है, जो कि यहाँ पे एक अलग तरीके का काम है। तो आज के सत्र में इतना ही। ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।